अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश वेस अकेडमी। आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर की बारी है और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वो कंटिन्यू है। और एक्चुअली आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकेंड पार्ट है हमारी केमिस्ट्री ऑफ मीथेन को स्टडी करने का। ठीक है ना। अगर नहीं देखा केमिस्ट्री ऑफ मीथेन का पहला पार्ट तो बिल्कुल उसको जाके जो है वो देखो प्लेलिस्ट के अंदर, चैप्टर नंबर 7 की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। उस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट इंट्रोडक्शन इन स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन और डिस्कस किए थे यूजेस ऑफ मीथेन। और आज की जो लेक्चर होने वाली है इसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन को समझना है, जिनमें सबसे कॉमन पहली प्रॉपर्टी ये है कि मीथेन एक कलरलेस, ओडोरलेस और नॉन पॉइजनस गैस है। यानी कि जो मीथेन है उसका कोई कलर नहीं है। ठीक है ना। ऐसी गैस नहीं है कि आप जो है वो उसका कलर देखो तो वो कलरलेस गैस है। पहली बात तो ये हो गई कि इट इज अ कलरलेस गैस, उसका कलर नहीं होता। फिर इट इज ओडोरलेस, यानी कि उसकी कोई बू नहीं होती, उसमें कोई महक नहीं होती। तो यहाँ एक सवाल आप लोगों को रेस करना चाहिए कि ये आप जो कह रहे हैं सर कि ये जो है मीथेन ओडोरलेस गैस होती है, बट जो सुई गैस है उसमें से तो बू आती है, उसमें से तो महक आती है, हमें पता लगता है कि गैस आ रही है नहीं आ रही है। तो फिर ये क्या बात हो गई। और जबकि जो इसका पहला लेक्चर था मीथेन वाला, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि नेचुरल गैस जो है वो 94% तक, 95% तक जो है वो मीथेन से ही बनी हुई जो नेचुरल गैस है। तो फिर ओडोरलेस का क्या चक्कर है। देखो मैं आपको बताऊं, मीथेन गैस जो है ना वो असल पर ओडोरलेस होती है, बेबू होती है, यानी कि उसकी कोई बू नहीं होती। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो लीक हो, यानी कि हम नेचुरल गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं से लीकेज होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा। इस वजह से बाकायदा अलग से उसमें स्मेल ऐड की जाती है। जी हाँ, हमारे घरों में जो गैस आ रही है ना उसमें अलग से जो महक है उसको ऐड किया जाता है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर गैस लीक होती है तो उसकी खुशबू के जरिए हम पहचान सकते हैं। ठीक है ना। तो ये वजह है। और नॉन पॉइजनस है, नॉन पॉइजनस है, जहरीली गैस नहीं है। ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है कि ये कोई जहरीली गैस नहीं है। तो मीथेन एक कलरलेस गैस है, ओडोरलेस गैस है, नॉन पॉइजनस है, बट ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हमारे टेम्परेचर, हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करती है। सेकेंड, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -182.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने पर ये जो है वो मेल्ट हो जाती है। और इसी तरीके से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है -169.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो कुछ 20 समथिंग का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको यहाँ पे इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान में। मेल्टिंग पॉइंट है -182.5 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है -169.5 डिग्री सेल्सियस। चौथा ये है कि इसका जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है, जो कि ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने स्ट्रक्चर को स्टडी करा था तो मैंने उसको स्ट्रक्चर को रोटेट करके भी दिखाया था कि आप स्ट्रक्चर को अगर रोटेट करके भी देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही जैसा मॉलिक्यूल नजर आता है। तो इसका मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल है और यही इसकी एक अहम फिजिकल प्रॉपर्टी भी है। और इसी तरीके से पांचवी ये है कि ये लाइटर देन एयर है। मीथेन का जो मास है, जो आप देखोगे अगर डेंसिटी के वाइज कंपेयर करो तो ये हवा से हल्की होती है जो मीथेन गैस होती है। इस वजह से आमतौर पे अगर गैस वगैरह लीक हो रही होती है तो वो कमरे में ऊपर की तरफ जाके जमा हो रही होती है, क्योंकि ये हवा से हल्की होती है। ठीक है ना। तो ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों ने जहन में रखनी है फॉर एमसीक्यूज मीथेन की। और फिर देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। मीथेन किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस करता है। तो 2 टाइप के कॉमन केमिकल रिएक्शंस है जो मीथेन के जरिए होते हैं, उसके जरिए जो है वो हम लोग समझ लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन को। जो कि पहला है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलो यानी कि हेलोजेंस के लिए शो हो रहा है यहाँ पे हेलो, हेलोजेंस। और यहाँ पे हो गया जिनेशन, यानी कि उसकी जो उसको जनरेट किया जाता है। तो हेलोजिनेशन रिएक्शंस जो है ये आमतौर पे आप देखेंगे तो ये जो है वो क्लोरिनेशन भी है। ठीक है ना। क्लोरीन के साथ कर रहा होता है, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, तो वो हेलोजिनेशन रिएक्शंस होते हैं। और इसी तरीके से जो सेकेंड टाइप का रिएक्शन है जो कि बहुत कॉमनली मीथेन परफॉर्म करता है वो होते हैं कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन यानी कि जो इससे हम लोग आग वगैरह जला रहे हैं, जो कि कंबस्शन होती है, वो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है कंबस्शन रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है ना, बेसिकली वो रिप्लेसमेंट होती है एक या 2 हाइड्रोजन एटम की, जो कि मीथेन से अलग हो जाते हैं और किसी ना किसी हेलोजन एटम के साथ ही ऐसा होता है। इस वजह से जो इसका नाम है वो है
हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसको हेलोजिनेशन रिएक्शन इसी वजह से कहते हैं क्योंकि किसी न किसी हेलोजन के साथ होता है, क्लोरीन के साथ होता है, ब्रोमीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, ठीक है ना। और एक बात याद रखना, ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है ना, ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। इसको मैं अलग से समझाऊंगा अभी। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक मिसाल है जो हमारा हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। ये एक वो अभी मैं समझा भी देता हूँ। और ये जो हेलोजिनेशन है बस वो कैरीड आउट हम करते हैं जब मीथेन को रिएक्ट किया जाता है किसी भी हेलोजन से, और उसको स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए सनलाइट। याद रखो, सिर्फ इसको इनिशिएट करने के लिए, टू स्टार्ट, हमेशा नहीं चाहिए, सिर्फ इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए सनलाइट, ठीक है ना। अक्सर जो है वो ये कंफ्यूजन रह जाती है जहन में, शायद इसको पूरा होने के लिए ही सनलाइट की जरूरत है, पूरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसको इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें जरूरत होती है सनलाइट की, ठीक है। तो पहले रिएक्शन समझते हैं, उसके बाद इसका मैकेनिज्म समझाता हूं। देखो ये आ गया हमारे पास मीथेन, ठीक है ना, और हेलोजेंस में से हमने सेलेक्ट कर लिया क्लोरीन को, ठीक है ना। ये रिएक्शन होगा, और मैंने आपको बताया इसको स्टार्ट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसको स्टार्ट करने के लिए हमें जरूरत है सनलाइट की। तो कहीं पे सनलाइट लिखा हुआ देखोगे, कहीं पे एच न्यू लिखा हुआ देखोगे, तो बेसिकली ये शो कर रहा है कि हीट या जो सनलाइट है उसको यहाँ पर यूज किया जा रहा है। नतीजे में क्या बनता है, नतीजे में यहाँ से क्लोरीन रिप्लेस होता है, सब्सटीट्यूट होता है, और ये बन जाता है हमारे पास CH3Cl, और फिर एक बन जाता है HCl, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास बना है CH3Cl, बेसिकली ये क्या बना है, ये बना है क्लोरोमीथेन, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन फिलहाल सबसे पहले स्टेप के अंदर बनता है क्लोरोमीथेन। फिर यही जो क्लोरोमीथेन है, ठीक है ना, इसका रिएक्शन होता है अगेन, ये जो क्लोरोमीथेन है यहाँ पर आ गया CH3Cl, और ये रिएक्ट करता है एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। नतीजे में क्या बनता है, नतीजे में अगेन सब्स्टिट्यूशन होगी, एक और हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH2 और आ जाएगा Cl2। अब देखो गौर से, यहाँ से एक Cl सब्स्टिट्यूट होकर इधर आ गया, ठीक है ना, और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। नतीजे में यहाँ पर अगेन हमें मिल जाएगा HCl। और अब जो हमारे पास ये चीज बनी है, यहाँ पर आप देख लो, ये हो गया डाई क्लोरो मीथेन, ठीक है ना। पहले क्लोरोमीथेन बना था, अब ये बन गया डाई क्लोरोमीथेन, ठीक है ना। 2 क्लोरीन आ गए मीथेन के साथ, ठीक है। अब यही जो हमारे पास रिएक्शन है ये आगे कंटिन्यू होगा, और ये डाई क्लोरोमीथेन यहाँ पर आएगा, और ये हो जाएगा क्या, CH2, और ये है Cl2। अगेन रिएक्शन करेगा एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, और नतीजे में अगेन रिप्लेस करा देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा एक और हाइड्रोजन को। तो बचेगा क्या, सिर्फ CH बचेगा, और क्लोरीन का एक इजाफा हो जाएगा, Cl3 हो जाएगा, और बनेगा क्या, बनेगा हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, ये दो फॉर्म है, ये तो बड़ी कॉमन है, और इसका नाम आपको याद रखना भी है। एक्चुअली ये क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक है ना, ये क्लोरोफॉर्म है। और इसी क्लोरोफॉर्म को अगर मैं उसी तरीके से समझाऊं जिस तरीके से हम यहाँ पे कह रहे हैं क्लोरोमीथेन डाइक्लोरो, तो यहाँ पे 3 क्लोरो हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्राई क्लोरो मीथेन, ठीक है ना। ट्राइक्लोरोमीथेन कर लो, ये तो क्लोरोफॉर्म है, बहुत ही कॉमन, तो इसका तो फॉर्मूला याद रखना है। और यही कंटिन्यू रहेगा हाइड्रोजन के खात्मे तक, ये चलता रहेगा जब तक हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। तो अब जो हमारा ये CH और Cl3 आ रहा है, अगेन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, तो आप देखोगे अब ये उस एक हाइड्रोजन को भी हटा देगा, और ये बन जाएगा CCl4, ठीक है ना। 4 हो गए 3 से बढ़ के, और अगेन बाकी का रिएक्शन सेम चल रहा है, HCl। और अब जो बना है इसके भी 2 नाम है, इसको आप कह सकते हैं, ये जो हमारे पास बना है, तो ये हो गया सिर्फ क्लोरोमीथेन डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो, और अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मीथेन, ठीक है ना। और ज्यादा कॉमन जो इसका नेम है वही मैं बताता हूं, इसका ज्यादा कॉमन नेम कहलाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है ना। कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहलाता है, या टेट्रा क्लोरोमीथेन भी कहलाता है। तो ये तो एक्चुअली वो हेलोजिनेशन रिएक्शन है जिसे हमें स्टडी करना था कि भाई ये जो रिएक्शन है ये तो मीथेन करता ही है, ठीक है ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर शामिल है। हालांकि वो खुद एक अनरिएक्टिव है, सब्सटेंस है, बट ये कि हेलोजिनेशन रिएक्शन में पार्ट लेता है। लेकिन अब ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसका क्या मैकेनिज्म है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो रिएक्शन है ना वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है, जिसे आप इस तरह से समझें कि है तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। और सब्स्टिट्यूशन भी कौन सा वाला है, तो एक बात याद रखो, ये जो है ना
जो रिएक्शन है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो होगी, लेकिन वो होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो एक्चुअली मैं आपको समझाऊंगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये जो रिएक्शन था वो किस तरीके से काम करता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जब भी आप देखोगे ना 3 स्टेप्स के अंदर होता है, तो पहले मैं उन 3 स्टेप्स को समझा दूं। सबसे पहले कहलाता है चेन इनिशिएशन। ठीक है ना, जो चेन होगी वो क्या करेगी, वो इनिशिएट करेगी, वो स्टार्ट होगी। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है चेन प्रोपोगेशन, यानी कि जो चेन है वो प्रोपोगेट करना शुरू होती है, यानी कि बढ़ती है, एक लूप बन जाता है। और तीसरा जो है वो यकीनन अब खात्मा होगा, तो वो कहलाता है चेन टर्मिनेशन। तो आप इन 3 स्टेप्स को जहन में रखोगे ना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो रिएक्शन थे हैलोजिनेशन वाला वो किस तरीके से हुआ था। और मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, बेसिकली आप ये बात याद रखना, मैं एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा तो उससे आप जो है ना बाकी के 3 भी समझ जाओगे। तो पहला जो रिएक्शन था जिसके अंदर मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या बनता है, उससे बनता है क्लोरोमीथेन यानी कि CH3Cl, और बन रहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। अब इसका मैकेनिज्म क्या था, ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म क्या है, वन बाय वन मैं आपको समझाता हूँ। जिसमें पहला स्टेप मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। पहला स्टेप जो यहाँ पर हुआ था वो होता चेन रिएक्शन के स्टार्ट का। तो यहाँ पे चेन रिएक्शन की इनिशिएशन होगी यानी कि स्टार्टिंग होगी। ठीक है ना। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसकी स्टार्टिंग होती है विद क्लोरीन। ठीक है ना, क्लोरीन है, Cl2 कर लो, या इसको क्लोरीन क्लोरीन ऐसे कर लो। सबसे पहले इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सिर्फ ये जो है ना जरूरत है हमें स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करने के लिए हमें जरूरत है, तो अब क्या करेगा, यहाँ से सनलाइट से हीट एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पर फिजन होगा, यानी कि टूटेगा। और वो कौन सा फिजन होता है, वो कहलाता है होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन के जरिए दोनों क्लोरीन जो है वो अलग होंगे। जब अलग होंगे तो 2 रेडिकल बन जाएंगे। एक जो रेडिकल बनेगा वो क्लोरीन का बनेगा, ये वाला, और एक हो जाएगा इस तरीके का। ठीक है ना। तो ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ है बिल्कुल। ठीक है ना, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसके अंदर क्या हुआ, इसने जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करा। इसके बारे में बता दूं, ये जो रिएक्शन था ये कौन सा रिएक्शन है, ये है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। यकीनन इस होमोलिटिक फिजन को स्टार्ट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड थी, हीट एब्जॉर्ब करी और जो है वो यहाँ पे रेडिकल बन गया है। ठीक है। अब जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट कहलाता है चेन प्रोपोगेशन। चेन का प्रोपोगेट करना, आगे बढ़ना, फैलना, यानी कि जो चेन रिएक्शन है ना, अब ये एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, एक रेडिकल और रेडिकल बनाएगा। यानी कि अगर आप मेन बात समझने की कोशिश करेंगे तो याद रखोगे यहाँ पर और ज्यादा रेडिकल्स बनेंगे। यानी कि जो रेडिकल बना है ये क्लोरीन का, ये और ज्यादा रेडिकल बनाएगा। किस तरीके से बनाएगा, ये बात हमने समझनी है। अब ये जो क्लोरीन है ना, ये अटैक करेगा। ये किस पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा हमारे मीथेन पर। ये जो मीथेन है, यानी समझ लो कि सिर्फ क्या है, मेन जो इस काम स्टार्ट हुआ कि हमने एक कंटेनर के अंदर हमने क्लोरीन और मीथेन को रख दिया। ठीक है ना, और फिर सनलाइट के अंदर हमने रख दिया। तो सबसे पहले सनलाइट से यहाँ पर जो क्लोरीन है वो उसके रेडिकल बनेंगे, और अब वो रेडिकल जो है ना वो अटैक करेगा मीथेन पे। अच्छा, मीथेन क्या होगा, मीथेन कुछ इस किस्म का होगा। ये आ गया हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन। और वो क्या करेगा, वो इनमें से ब्रेक करेगा एक रिएक्शन को। ठीक है ना, वो कार्बन को कहेगा कि कार्बन जो है वो एक बॉन्ड को ब्रेक करे। तो भाई कार्बन के एक बॉन्ड मिसाल के तौर पे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे अगेन होमोलिटिक फिजन होगी, यानी कि ये अलग हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये होगा ये कि जो हमारा क्लोरीन है ना, ये मिलने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, अब कार्बन के साथ मिलने की कोशिश करेगा या कोशिश करेगा हाइड्रोजन के साथ मिलने की। तो होता यह है कि जो बॉन्ड स्ट्रांग बनता है क्लोरीन का, वो हाइड्रोजन के साथ बनता है। तो नतीजे में आप देखोगे तो ये बना लेगा HCl, लेकिन यहां पर एक और रेडिकल बन जाएगा, और वो रेडिकल कौन सा होगा, वो रेडिकल होगा CH3। ठीक है ना, ये रेडिकल बन गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, रेडिकल बदला लेता है दूसरे से कि भाई मेरा रेडिकल तेरी वजह से बना है, तो अब मैं रेडिकल बनाऊंगा। तो इसी तरीके से अब ये जो मीथेन होगा ना, ये जाकर बदला लेगा, किससे ले सकता है, ये क्लोरीन के साथ बदला लेगा। क्लोरीन के साथ कैसे बदला लेगा, मिसाल के तौर पे हमारे पास क्लोरीन और क्लोरीन मौजूद है उस कंटेनर के अंदर। ये क्या करेगा, ये जो मीथेन है, ये जो हमारे पास बना है मिथाइल रेडिकल, ये जाएगा
क्लोरीन के पास, ठीक है ना, और ये CH3 ये आएगा और ये कहेगा कि यहाँ क्या मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ये जो है वो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब वो यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो नतीजे में क्या होगा, ये कंबाइन होंगे और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl, और जो इसने बॉन्ड ब्रेक किया है तो हमारे पास एक क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पर। अब क्लोरीन बोलेगा कि मेरा बॉन्ड किसने तोड़ा, तो जाहिर सी बात है क्लोरीन जाकर अगेन किस पर अटैक करेगा, क्लोरीन अगेन जाके अटैक करेगा किसी और मीथेन के साथ, मीथेन के मॉलिक्यूल पर जाएगा। तो इस तरीके से फिर वो मीथेन क्या करेगा, वो जाके जो मिथाइल बनाएगा वो जाके अटैक करेगा, यानी कि जो प्रोसेस है ना वो लगातार इस तरीके से कंटिन्यू होता रहेगा। इस तरीके से ये एक लूप बन जाएगा और जो फ्री रेडिकल होगा वो अगला फ्री रेडिकल बनाएगा, और इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चेन प्रोपोगेशन। जो चेन रिएक्शन है वो चलता चला जा रहा है और जाहिर सी बात है इसके अंदर हीट रिलीज होगी, तो ये होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। अब ये बात याद रखो, यहां पर हमारे पास जब भी रिएक्शन होगा ना तो हमारे पास दो रेडिकल्स बचेंगे। अब चेन को खत्म करने का वक्त है, तो हम एक मिथाइल का रेडिकल है और एक क्लोरीन का रेडिकल है। अब चेन कैसे टर्मिनेट होगी वो मैं आपको समझाता हूं। तो आ जाएगा हमारा तीसरा स्टेप और वो होगा चेन टर्मिनेशन, ठीक है ना। जो चेन रिएक्शन है अब उसके इख्तिताम का वक्त है, चेन टर्मिनेट होगी। और याद रखो चेन के टर्मिनेट होने के लिए हमें पता है हमारे पास दो रेडिकल्स होंगे हमेशा, एक क्लोरीन का रेडिकल आ रहा था और क्लोरीन के अलावा मिथाइल का रेडिकल आ रहा था, ये दो रेडिकल्स थे। तो अब तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो क्लोरीन क्लोरीन के रेडिकल के साथ कंबाइन होगा, तो नतीजे में आप देखोगे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन बन जाएगी, Cl2 बन जाएगा, ठीक है ना। एक तो हमारे पास ये आ सकता है। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है कि जो मिथाइल हो, मिथाइल का रेडिकल वो मिथाइल के रेडिकल के साथ मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा C2H6, ठीक है ना, ये C2H6 बन जाएगा, ये बन सकता है। अच्छा, इसी के साथ साथ ये भी तो हो सकता है कि ये जो हमारा CH3 वाला रेडिकल था ये कंबाइन हो जाए एक क्लोरीन के रेडिकल के साथ, तब नतीजे में क्या बनेगा, तब नतीजे में बनेगा CH3Cl। तो देखो जो रिएक्शन मैंने आपको बताया ना, उस रिएक्शन के अंदर मैंने बोला कि CH4 प्लस क्लोरीन, तो हमें क्या बन रहा था, हमें मिल रहा था मिथाइल क्लोराइड यानी कि CH3Cl और साथ में आ रहा था HCl। तो ये जो मैंने प्रोडक्ट बताया ना मेन प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अलावा भी जाहिर सी बात है C2H6 भी बनता है और क्लोरीन गैस भी बनती है, लेकिन जो मेन रिएक्शन है वो यही मेन रिएक्शन है, ठीक है ना। यही वो मेन रिएक्शन है जिसके मैंने मैकेनिज्म आपको समझाया, और ये फ्री रेडिकल रिएक्शन कहलाते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है ना। और यही प्रोसेस आप जो है वो बाकी के रिएक्शंस पे भी अप्लाई कर सकते हो, जो बाकी के तीन रिएक्शन थे, ठीक है। और इस तरीके से आप समझ जाओगे कि किस तरीके से हमारा फ्री रेडिकल और ये जो क्लोरीनेशन होती है किस तरीके से होती है। ओके, अब जो एक और किस्म का रिएक्शन है जो हमारी मीथेन करती है वो है कंबशन रिएक्शन, उसको समझ लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड रिएक्शन और वो है कंबशन रिएक्शन, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन बात है मीथेन के बारे में जो आप सुनेंगे वो यही है कि वो कंबशन रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो जब मीथेन बर्न होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है ना, हमें मीथेन चाहिए और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हम जलाते हैं मीथेन को तो वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और स्टीम भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो ये आ गई, स्टीम प्रोड्यूस होती है और इसके साथ साथ याद रखो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होता है, हीट अच्छी खासी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है याद रखिएगा ये हाईली एक्सोथर्मिक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, काफी ज्यादा हीट को ये रिलीज करता है। अभी एग्जैक्ट वैल्यू में बताता हूँ, लेकिन अभी ये समझ लो कि हाईली एक्सोथर्मिक है और हीट जो है वो रिलीज होती है। और अगर हीट को आपने देखना है तो तकरीबन यहाँ पे जो रिलीज हो रही है हीट वो है -45.93, ठीक है ना, 45.93 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और रिलीज हो रही है इस वजह से आप देख लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो नेगेटिव साइन भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है वो हमारा जो रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन सबसे कॉमन है, सुई गैस घरों के अंदर इस्तेमाल हो रही है, ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर उसको जलाया जाता है तो प्रोड्यूस होता रहा है। इसको बैलेंस भी कर लो, बैलेंस कर लोगे तो ये आ गया 2 और ये हो गया 4 और ये आ गया यहाँ पे 2H2O।
ठीक है ना। तो ये जो बर्निंग ऑफ मीथेन है, याद रखिएगा, ये हाई टेम्परेचर पर होती है, या तो फ्लेम के जरिए होगी जैसे कि हम अपने घरों के अंदर चूल्हा जलाते हैं, ठीक है ना, या फिर स्पार्क के जरिए भी हो सकता है। सिर्फ अगर चूल्हा जलाने के लिए हम वो स्पार्क का इस्तेमाल करते हैं तो उसके जरिए भी होता है। और अगर ये रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो जाए तो याद रखो ये हीट को बहुत ज्यादा रिलीज करेगा, ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट इतनी होती है कि हाई टेम्परेचर हम अचीव कर सकते हैं और बर्निंग कंटिन्यू रहती है। तो यही तो सबसे बड़ा मेन जो है वो यूज है हमारे मीथेन का, कि उसके जरिए जो है हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट्स इट, यही था मीथेन के बारे में जो कुछ हमें डिस्कस करना था। आई होप आज का जो लेक्चर था यानी कि अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो आपको समझ में आ गया होगा, और इन एडिशन मैंने आपको फ्री रेडिकल रिएक्शन भी समझाया। तो आई होप कि मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।